तो हम चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैंने 6.1 में पढ़ाया था आपको, क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्रोमेटिड्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमियर क्या है। फिर हम लोगों ने क्रोमोनीमा पढ़ा था, क्रोमोनीमेटा पढ़ा था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। सही है, आज हम आगे का थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज अच्छा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी फिर मैंने डिस्कस करवाई थी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, ये चार जो हमारे पास टाइप्स थी, मैंने कल वो भी डिस्कस कर ली थी। सही है ना। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। सही है, आज हम होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि होमोलोगस, अच्छा होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब होता है सेम। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? सेम होता है। सही है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको जो ना लेके चलता हूँ, थोड़ा सा लंबा से, इसको खींचेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या चीज है। सही है ना। तो देखें, किसी भी इंसान के बॉडी में जो सेल है उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम। सही है। और मतलब कहाँ होते हैं वो? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो बेसिकली इस वाले, जैसे एक ये है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह चलते लास्ट में ये 23 वाला, और सॉरी 46 वाला आ गया, 45, 46 इस तरह। सही है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। 46 क्रोमोसोम आ गया। कितना आ गया? 46। हमने इन 46 क्रोमोसोम को आपस में से देखा, हम देख रहे थे 46 क्रोमोसोम का हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे। सही है ना। तो 46 क्रोमोसोम से हमें पता चला कि इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि भाई इस पे भी यहाँ कुछ डॉट डॉट बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है, इस वाले में भी यहाँ डॉट डॉट बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। सही है ना। और इस वाले में यहाँ कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, फिर इस वाले में यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है। फिर मैंने अच्छा एक और बना देते हैं, ये और आ गया। फिर मैंने इस वाले को देखा तो इसमें दो यहाँ थे और एक यहाँ था, दो यहाँ थे और एक यहाँ था। तो इसमें देखो फिर इस तरह क्रोमोसोम हमें नजर आया ना। तो हमने देखा कि भाई ये वाला जो है ये मिलता जुलता है इस वाले से, और ये वाला मिलता जुलता है इस वाले से, ये वाला मिलता जुलता है इस वाले से। तो हमने उठा के उनको बनाया, मैंने इसको लिया और इसको लिया, तो मैंने ये बना दिया, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। और इसके अंदर जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये एक पेयर हो गया। इसी तरह मैंने दूसरा जोड़ा लिया, ये एक और जोड़ा आ गया। सही है ना। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ मौजूद थी, सेकंड पेयर हो गया। फिर मैंने एक और लिया, थर्ड, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो कहाँ मौजूद है भाई? इस तरह मौजूद है। सही है। तो इस तरह करते करते जब मैंने देखा तो 46 क्रोमोसोम में टोटल कितने पेयर बन रहे थे? 23 पेयर बन रहे थे। इस तरह से मतलब 23 पेयर ऐसे थे क्रोमोसोम के कि वो एक दूसरे की तरह थे। ये हो गया एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चलते 23 पेयर। 46 में कितने पेयर बन जाते हैं? 23 पेयर बन जाते हैं। तो 23 पेयर जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कैसे मिलते जुलते थे भाई? इनके सेम जगह पर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन थी। देखो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसी तरह दो यहाँ है, दो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो सेम जगह पर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन थी। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरली भी सेम हो, भाई देखो ये शेप भी इनके सेम है, इसके अलावा फंक्शनली भी सेम हो, उनके अंदर कैरेक्टर भी सेम पाया जाता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं किस तरह। देखो यहाँ पर अभी आगे बात करते हैं भाई। तो अच्छा इसमें ये जो है ना, इसका फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जीन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है हाइट की। किसकी मौजूद है? हाइट की। तो इसमें भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जरूरी है कि किसकी मौजूद हो? हाइट की, क्योंकि मैंने कहा सेम, फंक्शनली भी सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी? हाइट की होगी। इसी तरह यहाँ जो इंफॉर्मेशन मौजूद है फॉर एग्जांपल वो है आपके आइस कलर की। तो यहाँ पर भी जरूरी है कि कौन सी मौजूद हो? आइस कलर की मौजूद हो। इसी तरह सेम यहाँ, 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 यहाँ। तो सेम जगह पर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आ रहा है? शेप में सेम हो, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम। कैसे बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकली। सही है ना। तो वो शेप के अंदर मॉर्फोलॉजिकली
सेम हो और साथ में वो उनके अंदर कैरेक्टर भी सेम हो, फंक्शनली भी सेम हो, फंक्शनली भी तकरीबन सेम हो। कैसे सेम हो भाई? सेम कैरेक्टर हो, सेम लोकेशन, सॉरी सेम कैरेक्टर ऑन सेम लोकस। लोकस बोलते हैं पोजीशन को, जहां जीन मौजूद होता है उसको हम लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस, LOCUS। ज्यादा होगा तो लोकाई, LOCI। तो लोकस बोलते हैं उस जगह को जहां पर जीन मौजूद होते हैं। सही है? सेम कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन हो सेम लोकस के ऊपर, द एक्सप्रेशन में बी डिफरेंट, द एक्सप्रेशन में बी डिफरेंट। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। देखो ये तीन नए पॉइंट लिखे यहाँ पर। देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा भाई मॉर्फोलॉजिकली सेम है। मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चरली सेम हो, क्योंकि कल हमने पढ़ा क्रोमोसोम के अलग-अलग टाइप्स हैं। कुछ टाइप हमने ऐसे पढ़े कि भाई ऐसे होते हैं, कुछ टाइप हमने ऐसे पढ़े भाई, फिर कुछ टाइप हमने ऐसे पढ़े और कुछ टाइप हमने ऐसे पढ़े। सही है? हमने पढ़ा मेटासेंट्रिक भाई, जिसका सेंटर में सेंट्रोमियर हो, थोड़ा और ऊपर जाए तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर जाए तो एक्रोसेंट्रिक, और सबसे ऊपर हो तो ये एक और आ गया। सही है ना? तो इस तरह से आपके पास अलग-अलग है। तो भाई अगर कोई फॉर एग्जांपल ये वाला है तो जरूरी है, अगर ये वाला है तो इसका दूसरा वाला भी ऐसे ही हो। अगर कोई ये वाला क्रोमोसोम है तो इसका दूसरा भी जरूरी है कि ऐसे ही हो। तो स्ट्रक्चरली भी सेम होना जरूरी है। पहले बात समझ में आ गई भाई, हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया भाई। सही है? हमें ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई वो स्ट्रक्चरली सेम है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फंक्शनली सेम है। कैसे भाई? देखो सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन हो सेम जगह पर। ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया थी कि भाई सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है और सेम जगह पर है। एक चीज रह गई कि भाई एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं किस तरह से। देखो बेसिकली जो हमारे पास सेल का जो 46 क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें होता क्या है 23 हमारे एक पेरेंट से आते हैं और 23 हमारे दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो इसलिए वो दोनों सेम होते हैं। तो समझ लो कि भाई ये 23 है ना जो आपके मदर से आए हैं और ये 23 आपके फादर से आए हैं। इस तरह 23 होंगे ना ये वाले भी। तो हम 23 को छोड़ देते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये जो आपके पास है ये आपके फादर से आया है और ये आपके मदर से आया है। क्लियर है? तो अब ये देखें, अब सवाल है ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ये भी फादर से, ये भी मदर से, ये भी फादर से। तो आपके पास 46 है, तो 46 में 23 कहां से आए हैं? फादर से। और 23 कहां से आए हैं? तो मदर से किसके जरिए आते हैं? एक के जरिए, जिसको हम ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। और फादर में किसके जरिए आते हैं? स्पर्म के जरिए। ऐसे ही होता है ना, 23 नंबर का स्पर्म आता है, 23 नंबर का ओवम आता है, दोनों मिलते हैं, 46 नंबर का जाइगोट बन जाते हैं, फिर वो बाद में डिवीजन होती रहती है। सही है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? हम आगे पढ़ेंगे सेल डिफरेंशिएशन, बल्कि मैंने सेल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था जो आपके पास ऑनलाइन क्लास ली थी तुम लोगों ने इतवार वाले संडे को नहीं ली थी तुमने। संडे वाली क्लास मैंने पूरा जो है ना वो लेक्चर आपके पास बिल्कुल नोट डाउन करके, मतलब आपके पास पूरा लिखा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, उस पे आप चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि 46 से ट्रिलियन ऑफ सेल किस तरह बनते हैं, पूरा मैंने बताया हुआ था। सही है? तो जरूर देखना। तो ये जो फादर से आया है ये मदर से आया है। अब जरूरी नहीं है, देखो यहाँ सेम जगह पर सेम इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी मदर की हाइट और आपकी फादर की हाइट एक ही हो। सेम जरूरी नहीं है ना, अलग अलग हो सकती है। आपके मदर के आइज कलर और आपके फादर के आइज कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी मदर की हाइट जो है वो नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल या डॉर्फ, थोड़ा सा शॉर्ट है समझ लो। बल्कि हम कहते हैं डॉर्फ कर लेते हैं। सही है ना? यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ताकि आपको समझ में आए, हम कह लेते हैं डॉर्फ है या शॉर्ट बोल देते हैं। कद में ना वो शॉर्ट है। और फादर आपकी कैसे? टॉल। तो देखो सेम इंफॉर्मेशन आई है सेम जगह पर, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन चेंज है। यहाँ टॉल हो सकते हैं, यहाँ शॉर्ट हो सकते हैं। हो सकता है उनका वाले पूछना, हो सकता है आपके मदर की आइज कलर जो है ना वो हो फॉर एग्जांपल ग्रीन है। कैसे? ग्रीन। और आपके फादर की कैसे है भाई? ब्लैक। अलग अलग है ना? तो एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट, बट द लोकेशन should be same and the character should be same and the morphology should be same। तो हमें ये सब पॉइंट पता चल गए और इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको जो बुक के अंदर देखो जो 3 लाइन की डेफिनेशन है, इतना लंबा करके पढ़ाने की वजह यही है ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। क्लियर है भाई? इतने बार समझ में आ गया आपको?
हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ये मैं मिटा रहा हूं, सही है ना, ये मैं मिटा रहा हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम की तरफ। अब हमारे पास दो डेफिनेशन और आती है, एक है ऑटोसोम और एक है सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा देना, अब हम लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में से क्रोमोसोम लेंगे। हम लेंगे क्या लेंगे, क्रोमोसोम लेंगे। क्या लेंगे, क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम लिए और उनको मैंने क्या किया, इनलाइन कर दिया। उनको मैं क्या करूंगा, इनलाइन करूंगा। देखो इस तरह से मैंने किसी भी सेल में से, एक सेल है एनिमल बॉडी का, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम मौजूद है इस तरह से 46। कितने मौजूद है, और पेयर कितने मौजूद है 23 पेयर मौजूद है। मैंने 23 पेयर लिए और यहां में बना रहा। ये हो गया एक पेयर, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सही है। अभी मैंने जल्दी बना लेता हूँ, सिर्फ मुझे समझाना है थोड़ा सा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है। हाँ हाँ बना रहा। और ये एक और हो गया 23। तो ये 23 पेयर हो गए। अब देखें हमारे पास इस तरह से 23 पेयर पाए जाते हैं। इसमें अगर आप शुरू करें तो 1 से लेकर 22 तक सारे के सारे क्या है, सेम होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी, लेकिन 1 से लेकर 22 तक आपको सारे के सारे सेम लगेंगे। और ये जो 1 से लेकर 22 तक है, ये आपके जेंडर को डिसाइड नहीं करते। 1 से लेकर जो 22 तक क्रोमोसोम है, वो आपके जेंडर को डिसाइड नहीं करते। इनका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म वगैरह कंट्रोल करना। बाकी ये 1 से लेकर जो 22 तक जो सेल्स है जो कि सेम होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ये 1 से लेकर 22 तक ये मेल फीमेल दोनों के अंदर सेम रहते हैं। 1 से लेकर 22 पेयर तक सेम बोथ इन मेल एंड फीमेल। तो ये जो 1 से लेकर 22 पेयर्स तक जो क्रोमोसोम है, ये सेम होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल, एंड दे आर नोन एज ऑटोसोम। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम। ये आपके जेंडर को डिसाइड नहीं करते। ये 1 से लेकर 22 तक की जो भी पेयर होंगे, ये आपके जेंडर को डिसाइड नहीं करते। ये मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। पहली बात ये हुई। सेकंड बात के ऊपर आते हैं भाई, ये 23 पेयर है ना, बेसिकली ये मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। बाकी सब जरा आप 1 से लेकर 22 तक मेल का देखोगे, फीमेल का देखोगे, सेम लगेगा, मसला नहीं है। लेकिन ये 23 पेयर है ना, ये मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के निस्बत से अलग होते हैं। तो ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। और ये है ना आपके जेंडर को डिसाइड करता है। क्या करता है, डिटरमाइन योर जेंडर। ये आपके जेंडर को डिटरमाइन करेगा, मेल फीमेल का। अब किस तरह करेगा वो देख लेते हैं भाई। देखो अगर ये दोनों सेम हो, अगर ये दोनों दिखने में सेम हो, तो वो फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल। अगर दोनों सेम है तो इसको हम कहते हैं ये वाला भी एक्स हो गया और ये वाला भी एक्स हो गया। अगर दोनों दिखने में सेम हो, एक जैसे हो, तो ये एक्स एक्स होगा, और ये जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होगा, फीमेल होगी। क्या होगी, वो फीमेल होगी। समझ में आ गया। और अगर वो दिखने में अलग अलग हो, मैं स्लैश डाल के लिख देता हूँ। अगर वो दिखने में ऐसा हो
कि उसके अंदर जो 45th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ऐसे जैसे ये वाला है, बिल्कुल सेम हो, सही ना। लेकिन जो लास्ट वाला है थोड़ा सा छोटा बना ले, लेकिन जो लास्ट वाला ना वो ऐसा हो, वो छोटा हो, सबसे अलग हो, तो वो मेल होगा। तो इसके अंदर ये जो सेम है ये बिल्कुल इसी तरह होगा, एक्स होगा, और ये जो नया वाला है इसको क्या कहेंगे हम, वाई। तो ये जो होगा जेंडर, ये क्या होगा, मेल का होगा। तो अगर आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसका आपको जेंडर नहीं पता, तो आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं, सही है ना। लेकिन उसके लिए क्रोमोसोम का निकालना जरूरी है, और क्रोमोसोम निकालना इतना आसान नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया 1 से लेकर 22 तक जो आपके पास क्रोमोसोम हैं, ये आपके पास कहलाते हैं ऑटोसोम। ये आपकी बॉडी के नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जेंडर डिसाइड नहीं करते। वेयर इज द लास्ट वन, 23rd पेयर जो होते हैं वो फीमेल को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो दोनों सेम हो दिखने में। और जो मेल है वो इसमें एक्स है ना वो बिल्कुल सेम होगा, इसी की तरह जो वाई होगा वो अलग होगा। तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो मेल है, अगर दोनों सेम है तो वो फीमेल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ चीज बताता हूँ। यहाँ पर कुछ आपके पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे मेरे ख्याल में कुछ फिशेस वगैरह है, उनके अंदर ये कंडीशन इन्वर्स होती है। क्या होती है, रिवर्स होती है। कुछ आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये जो कंडीशन होती है ये रिवर्स होती है। किस तरह से भाई, यहाँ देख लो। अभी हमने कहा कि भाई ह्यूमंस की बात की मैंने, बेसिकली मैमल्स की बात की मैंने, कि अगर वो दोनों सेम है तो फीमेल होगी, दोनों अलग अलग है तो मेल होगा। लेकिन कुछ है आपके पास, जैसे कि आपके पास फिशेस वगैरह के अंदर है, फ्लाइज वगैरह के अंदर है, उनके अंदर ये कंडीशन क्या होती है, रिवर्स होती है। क्या होती है, रिवर्स। उसका जो लास्ट पेयर होगा ना, अब ये वाला नहीं होगा लास्ट पेयर, क्योंकि उसका डिपेंड करता है कितने क्रोमोसोम है, लेकिन उसका जो लास्ट पेयर होगा ना, लास्ट पेयर वो अगर सेम है इस तरह से, अगर वो दोनों सेम है तो मैंने कहा रिवर्स होगी, तो इसका मतलब वो कौन सी है, मेल है। वो क्या है, वो फिर मेल है। तो अगर दोनों लास्ट पेयर अगर सेम है तो उसका हम क्या कहेंगे, मेल। और अगर लास्ट पेयर अलग अलग है तो वो क्या है, फीमेल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो हमने एक्स एक्स और एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ किससे करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे, देखो एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई के बाद क्या आता है, जेड। क्या आता है, तो ये एक जेड, ये दूसरा जेड। और इसमें क्या करेंगे, ये तो जेड हो गया, ये वाला क्या करोगे, नहीं वाई भी हो गया, एक्स भी हो गया, डब्ल्यू। तो अगर जेड डब्ल्यू वाली कंडीशन हो तो फीमेल, जेड जेड वाली कंडीशन हो तो मेल। तो ये भी पेपर में आ जाता है कि भाई आपने अगर फिशेस है, फ्लाइज वगैरह है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप कहोगे जो लास्ट पेयर उनका होगा, अगर वो दोनों सेम पाए जाते हैं लास्ट पेयर, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका मेल है, वो जेंडर क्या है, मेल। अगर लास्ट पेयर डिफरेंट पाया जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, फीमेल है। यहाँ ये जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैरियोटाइप। इसमें से जो पूछे जल्दी से पूछ लो, क्लियर है तो मुझे कंफर्म कर दो, क्लियर है नहीं है, जमील, उंजला, फातिमा, हरीबा, जितने स्टूडेंट है सब बताएं मुझे, इज इट क्लियर। सर हरीबा को क्लियर है, बाकी स्टूडेंट क्या सो रहे हैं क्या, जमील को भी क्लियर हो गया, चलो शुक्र। सर ये ZW से रिप्रेजेंट होंगे, हाँ ZW है ना वो फीमेल होगी, और अगर ZZ है तो वो मेल। अगर दोनों आपके पास सेम हैं, आप इसको देखो ना, अगर यहाँ सेम है ह्यूमंस के अंदर, मेमल्स के अंदर, तो वो फीमेल है, और अगर डिफरेंट है तो मेल है। इनके अंदर कंडीशन रिवर्स होती है, अगर दोनों सेम है तो मेल है, और अगर अलग अलग है तो फीमेल है, तो कंडीशन यहाँ पर रिवर्स होती है, सही है। अब एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरियोटाइप। क्या नाम है उसका, कैरियोटाइप है, सही है ना। अब हम पढ़ेंगे कैरियोटाइप के बारे में। ये मिटा रहा हूं मैं, बल्कि ये मिटा मैं नहीं सकता, यहाँ से मैं तो से मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए बनाया था ताकि मुझे आसानी हो जाए दोबारा। अब अगर आपके पास इस तरह के जीन्स बने हुए हो और आपसे कहा जाए कि बताओ ये मेल है फीमेल है, तो आप बता तो सकते हो ना।
इस तरह से अगर क्रोमोसोम बनकर आ जाए तो कहे कि बताओ उसका जेंडर बताओ, तो देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो। सर सवाल तो आता नहीं है, सर बता रहा हूँ, अगर एमकेट में एमकेट डीवेट में आ जाए तो आप डिसाइड कर लेना, अगर लास्ट वाला सेम है तो मेल है, फीमेल है, लास्ट वाला डिफरेंट है तो मेल है। पर यहाँ तो सब सेम है, यहाँ तो सब सेम रहते हैं, यहाँ तक तो मसला नहीं है ना ऑटोसोम। अब हमारे पास एक और टॉपिक है कैरियोटाइप। अभी जो पढ़ा रहे हैं जितने चीजें वो डेफिनेशन के अंदर आ जाती है, एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये जो टॉपिक है इसका शॉर्ट नोट आ जाएगा तो आप लोग शॉर्ट नोट कर लें, सही है ना। कैरियोटाइप इसको हम कहते हैं द पर्टिकुलर array of chromosome in an individual is called karyotype. The particular array of chromosome in an individual is called its karyotype. सही है, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब मुझे पता है कि आप लोगों को डेफिनेशन कुछ भी समझ नहीं है, तो हम बात करते हैं उसके बारे में, टेंशन नहीं लो। अच्छा देखिए, बेसिकली है क्या कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, उसकी तस्वीर को हम कहते हैं कैरियोटाइप। क्या कहते हैं उसकी तस्वीर को हम? किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, किस तरह पाए जाते हैं, किस शेप में पाए जाते हैं, उसकी तस्वीर को हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। अब करते हैं किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है किस तरह से। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है। आपने करना क्या है, बेसिकली आप लोग लोगे किसी का ब्लड, अपना चेक करना तो अपना ब्लड ले लेना और उसको डालोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, सही है। आपने टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर आपने डाला ब्लड। आपको चाहिए सेल, क्या चाहिए आपको? सेल कहां से मिलेगा भाई? ब्लड के अंदर से मिल जाएगा आराम से। और कहां से लेकर आओगे? ब्लड के अंदर मिलेगा। तो आपने ब्लड लिया, इसके अंदर जमा कर दिया आपने। अब इसको जो है ना आप सेंट्रीफ्यूज करोगे। क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, घुमाते हैं ना, कम हाई स्पीड से घुमाते हैं, तो उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह होगी ना वो नीचे बैठ जाएंगे, आरबीसीज ऊपर रह जाएंगे। फिर हम आरबीसीज को क्या करेंगे, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, आरबीसी को हटा देंगे और जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा? डब्ल्यूबीसीज बचेंगे। तो हमने लिया डब्ल्यूबीसीज को ले लिया। अब इसको दोबारा बनाता हूँ, चलिए एक मिनट। सही है। आप क्या करोगे, समझ लो इसको यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज थे, क्या थे? वो बैठे हुए थे नीचे। आपने क्या किया, दूसरा टेस्ट ट्यूब उसमें से आरबीसी को अलग कर दिया। अच्छा, इसको पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। हाई स्पीड पे इसको घुमाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो बारीक चीजें होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो हल्की चीजें वो ऊपर रहेगी। आपने समझ लो इसके अंदर जो ऊपर रह गया वो आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह थे, नीचे क्या रह गया? डब्ल्यूबीसीज रह गए। आपने आरबीसी प्लेटलेट्स को किसी और टेस्ट ट्यूब में डाला, जो नीचे रह गया, अब उसके अंदर क्या रह गया? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज। तो वो डब्ल्यूबीसीज मैंने यहाँ बना दी, ये है डब्ल्यूबीसीज। ये क्या है आपके पास? WBCs है। हम WBCs पे टेस्ट करेंगे। किस पे टेस्ट करेंगे? अब यहाँ एक सवाल आता है कि हम सिर्फ WBCs पे ही क्यों टेस्ट करते हैं, आरबीसीज और प्लेटलेट्स पे क्यों टेस्ट नहीं करते हैं? और वो भी हर WBCs नहीं, सिर्फ वो WBCs, वो सेल्स जो कि डिवाइड हो रहे हो। क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। डिवाइडिंग WBCs। कौन से सेल्स? डिवाइडिंग वाले, जो डिवाइड होने के करीब वो डिवाइड हो रहे हो। तो इसका एक आंसर बताता हूँ। सबसे पहली बात तो प्लेटलेट्स और आरबीसीज इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो सेल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, वो सेल नहीं होते, क्योंकि सेल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर आप किसी भी चीज को अगर आप सेल का डेफिनेशन दोगे ना, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, उसके अंदर न्यूक्लियस का होना जरूरी है, दो चीजें ये हो गई, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। ये तीन चीजें होना जरूरी है। तो जो आज के आरबीसी होती है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो सेल के डेफिनेशन में आते ही नहीं है। क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो क्रोमोसोम कहाँ से निकालोगे? इसी तरह प्लेटलेट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो भी सेल नहीं होते, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। सिर्फ वाहिद बचते क्या?
WBC बचते हैं, तो उनको इसलिए हम कर लेते हैं। एक बात ये हो गई, सही है। दूसरी बात, डिवाइडिंग क्यों होते हैं, आम क्यों नहीं ले सकते, तो वो इसलिए कि जो आपके पास जो आम होते हैं ना, आम, अगर आपके पास ये एक आम सेल है और ये डिवाइडिंग वाले सेल के न्यूक्लियस है, तो आम सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो इस तरह धागे की शक्ल में होंगे, इस तरह से, और उनको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन मटेरियल। समझ लो कि गुच्छा, धागों का गुच्छा बना हुआ है, तो इसमें आप क्या समझ लोगे, आप कैसे क्रोमोसोम निकालोगे, उसका तो नजर ही नहीं आता, सिर्फ धागे धागे नजर आते हैं, तो भी काम नहीं है। लेकिन जो सिर्फ डिवाइड के करीब हो रहा होता है, जो डिवाइड करने जा रहा होता है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ाऊंगा ये माइटोसिस जब हो रहा होता है, मैंने पढ़ा है कि जब प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो आपस में आता है, जमा होता है और क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसलिए हम कौन सा सेल लेते हैं? डिवाइडिंग सेल लेते हैं, क्योंकि डिवाइडिंग सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस शेप के अंदर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तस्वीर देखने जा रहे हैं ना, तो क्रोमोसोम की तस्वीर तभी देखोगे जब वो मौजूद होंगे, यहाँ तो मौजूद ही नहीं है भाई, करना क्या है इसका, तो हम ऐसे सेल लेंगे। दो सवाल के मैंने रीजन के आंसर दे दिया आपको कि हम WBCs क्यों लेते हैं और ये क्यों करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा आ जाओ, ये जो डिवाइडिंग सेल है WBCs आ गया, अब आप इसके अंदर क्या डालोगे? केमिकल डालोगे। उस केमिकल का नाम होता है कोल्चिसिन। क्या नाम होता है? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का काम क्या होता है? कोल्चिसिन ये करता है कि ये स्टॉप कर देता है द डिवीजन ऑफ WBCs। अभी मैंने बताया ना, आपने ऐसे सेल लेना जो डिवाइड के करीब हो रहा हो, तो अब वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपने उसको डिवीजन को रोकना है, क्योंकि जब वो डिवाइड हो जाएगा तो दोबारा इसी स्टेज में आ जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो दोबारा इसी स्टेज में आ जाता है क्रोमोसोम वगैरह। तो आपने इसी स्टेज में इसको क्या करना है? स्टॉप करना है। समझ लो आपने इसको क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, रिलीज बोलते हैं, उससे पहले क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी हो, जो गेम खेलते हैं ना उसको, तो उसको आपने यहाँ पर स्टॉप करके रखते हैं भाई, आपने यहीं रुकना है, पॉज कर देना है। क्या करना है? इसको पॉज कर देना है। तो उसके बाद एक केमिकल डालोगे, क्या नाम है इसका? कोल्चिसिन। क्या नाम है? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या काम करता है भाई? WBCs के डिवीजन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, पॉज कर देता है। अब समझ में आ गया आप लोगों को? अब आपने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब लेना है, तीसरा स्टेप। टेस्ट ट्यूब लिया हमने, टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करना है। क्या करोगे? यहाँ से थोड़ा सा WBC उठाओगे और उसको यहाँ पर लगा दोगे, इस तरह से इसका स्मीयर बना दोगे। मतलब आपने स्लाइड प्रिपेयर की। क्या की? स्लाइड प्रिपेयर। स्लाइड प्रिपेयर की, उसके अंदर WBC लेकर आ जाओगे, बना दोगे। फिर उसको क्या करोगे? अंडर उसको देना ऑब्जर्व अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। उसको आप माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या करोगे? देखोगे। जब आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे? आपको इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम नजर आएंगे, लेकिन इस शक्ल में नजर नहीं आएंगे। आपको ऐसे पड़े होंगे इस तरह, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे क्योंकि न्यूक्लियस है ना बहुत सारे। तो अब आपने क्या करना है? अब आप उसकी क्या करोगे? तस्वीर लोगे। क्या करोगे? अब तस्वीर का मतलब ये नहीं जो हम उस कॉलेजेस के अंदर कर रहे होते हैं कि वो एक कैमरा है उसको माइक्रोस्कोप पे लगा के टेक कर रहे होते हैं, ऐसे काम नहीं करना। वो जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, वो बड़े है ना, वो हेवी माइक्रोस्कोप होते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ ड्रामा फिल्मों के अंदर, उसके साथ स्क्रीन लगी होती है, तो स्क्रीन खुद ही तस्वीर ले लेगी। आप सिर्फ उसके अंदर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, जब वो तस्वीर का आपको क्लियर होकर नजर आ जाएगी, तो आपने क्या करते हैं, वहीं पर उसकी तस्वीर ले लेंगे। तस्वीर लेने के बाद आप क्या करोगे? उस तस्वीर का प्रिंट निकालोगे। क्या निकालोगे? प्रिंट। प्रिंट निकालने के बाद आप क्या करोगे? अब आप देखो, अगर आपने ऐसे क्या करोगे, आपने यहाँ ले ली पिक्चर ले ली इसकी, फिर आप उससे क्या निकालोगे? प्रिंट निकालोगे। क्या निकालोगे? प्रिंट। आप प्रिंट में आपको ऐसे पेज मिलेगा और उसका ऐसे बाद इस तरह से क्रोमोसोम नजर आएंगे आपको, आगे पीछे सारे इस तरह से। कितने क्रोमोसोम नजर आएंगे? 46। कितने नजर आएंगे? फिर आपने लेने सीजर। क्या लेनी है? सीजर। और इसको क्रोमोसोम के हिसाब से कट करते जाना है सारे के साथ। इसको आपने जैसे ये क्रोमोसोम का शेप है ना, इसी तरह इसको कट करते जाना है, तो एक क्रोमोसोम अलग से मिल जाएगा आपको। इसी तरह दूसरा कट कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा। आप इसको काटोगे ना, आपने सीजर ली, इसको काट दीजिए, पेपर के ऊपर बना हुआ ना, ये देखो पेपर है, इस पेपर के ऊपर अब यहाँ पर समझ लो प्रिंट हुआ, बहुत सारे क्रोमोसोम आ गए। अब आपने लेंगे सीजर और उस हिसाब से शेप के हिसाब से, क्रोमोसोम के शेप के हिसाब से क्या कर दोगे? कट कर दोगे। तो आपको 1 2 3 सब क्रोमोसोम मिल जाएंगे। उस क्रोमोसोम को आप क्या करोगे? 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। फिर आप उसको देखोगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं सेम सेम। तो आप देखोगे कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला सेम है। फिर आप देखोगे भाई यहाँ जो डॉट है वो यहाँ पर भी है, तो ये वाला भी सेम है।
इसी तरह ये वाला और ये वाला भी सेम है, सब सेम होंगे। तो आपने जो सेम सेम है ना उनको आप क्या करोगे, एक जगह पर इकट्ठा कर दोगे इस तरह से। अच्छा उसकी वजह इस तरह बना होता है बाकायदा तौर पर, ये सब कुछ है ना बना होता है जिसमें बता रहा हूँ ना, ये इस तरह से बना होगा, उसकी वजह से डॉट डॉट बने होंगे। तो इस तरह सारे के सारे सेम होंगे, क्लियर है। और ये लास्ट वाला भी आपको मिल जाएगा, तो जो सबसे अलग होंगे उनको यहाँ लगा देना, इसके ऊपर भी अलग से इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी, इस तरह से कुछ बैंड्स बने हुए होंगे, और इस वाले के ऊपर भी अलग से, और जो सबसे अलग मिलेगा तो उसको लगा देना। अब इससे फायदा क्या है, पागल क्या लोग बोलेंगे यार इतना दिमाग खराब कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, क्या फायदा है। तो इसके फायदे भी है। इसके सबसे बड़े फायदे ये कि जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज का पता चलता है। किसका पता चलता है, जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज का पता चलेगा। कैसे पता चलेगा भाई, अगली सवाल पैदा होता है। अगर किसी कोई ऑर्गेनिज्म अगर है और उसके अंदर कोई बीमारी है लेकिन अभी तक अपेयर नहीं हुई, अगर आप एक क्रोमोसोम बनाओगे ना तो अगर क्रोमोसोम सारे के सारे सही बैठ रहे तो इसका मतलब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर क्रोमोसोम सही से नहीं बैठ रहे, फॉर एग्जांपल एक बीमारी है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर होता क्या है, वैसे ट्राइसोमी कंडीशन होती है। जो 21 वाला क्रोमोसोम है, 21 वाला, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 2 है ना। इसके अंदर आपको 2 नहीं बल्कि 3 क्रोमोसोम नजर आएंगे। कैसे, जब आप मैच करोगे तो आपको यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज्यादा नजर आएगा। तो उसके अंदर बीमारी कौन सी है भाई, डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। उसके फिर अलग अलग है ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हम देख लेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये वाला क्रोमोसोम सही है, रहने दीजिए इसको, अगर आपके पास फीमेल है और फीमेल के अंदर 2 एक्स होने चाहिए लेकिन एक एक्स है और एक एक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका कंडीशन इस तरह से नजर आएगा, एक एक्स मिला दूसरा एक्स मिला ही नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स नॉट कहते हैं। और ये इसकी बीमारी को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये जो फीमेल होगी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी सही से। अगर फीमेल कंडीशन नहीं है, बंदा मेल है, लेकिन मेल में ये कि 2 एक्स भी मिल रहे हैं और एक वाई भी मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइन फिल्टर। क्या कहते हैं, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। एक्स एक्स वाई एक्स नॉट और 21+1। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी से बता रहा हूँ कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें 21 क्रोमोसोम के अंदर बीमारी है, इसमें जो है जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर एक मौजूद नहीं है, तो ये जो फीमेल होगी ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। और ये जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है इसमें मेल फीमेल दोनों की कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिसको हम फीमेल कहते हैं बेसिकली, वही है। सही है ना। अब ये जो इससे 3 बीमारी है, इस तरह से हो सकता है यहाँ से हजारों बीमारी आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल कहीं पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन है दूसरे नहीं है, कहीं पर 2 क्रोमोसोम है, कहीं 3 क्रोमोसोम है, कहीं एक क्रोमोसोम में से कहीं दूसरा, क्योंकि 1 से लेकर 23 तक सारे के सारे क्रोमोसोम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी आएगी, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज। और इससे यही पता चल जाता है, आराम से पता चल जाता है। क्लियर है। तो ये आपको पीरियोटाइप समझ में आया होगा। इतना आपको डिटेल से पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको फंक्शन ही बता दिया, आज हमने होमोलॉगस पढ़ा, सेक्स क्रोमोसोम पढ़ा, ऑटोसोम पढ़ा और पीरियोटाइप पढ़ा।